मैं कसम खाता हूँ, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, मैं पापा के साथ कभी गलत नहीं करूँगा। आप मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मध्य प्रदेश के धूपगढ़ गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में आरव का जन्म हुआ था। ये झोपड़ी इतनी छोटी थी कि बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था। दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं और छत पर फूस के अलावा कुछ नहीं था। जब तेज हवा चलती थी तो पूरी झोपड़ी हिलती रहती थी। लेकिन इस छोटी सी झोपड़ी में एक माँ का प्यार था जो किसी महल से कम नहीं था। उसकी माँ सीता दिन भर मजदूरी करती थी। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, फिर खेतों में काम करना, शाम को किसी के घर बर्तन मांजना। उसके हाथ हमेशा खुरदरे रहते थे, नाखून मिट्टी से भरे रहते थे। धूप में काम करने से उसका चेहरा काला पड़ गया था और हाथों पर छाले पड़े रहते थे। लेकिन जब वो रात को अपने बेटे को कहानियां सुनाती थी तो वही हाथ दुनिया के सबसे मुलायम हाथ लगते थे। आरव को याद है कि माँ की आवाज में कितनी मिठास थी, कितना प्यार था। वो राजा रानी की कहानियां सुनाती थी, परियों के किस्से कहती थी, लेकिन हमेशा ये भी कहती थी कि असली जादू पढ़ाई में है। लेकिन आरव की कहानी में कोई राजा रानी नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी जो उसे हर दिन दिखाई देती थी। गरीबी, भूख और एक बाप जो कभी घर नहीं आता था। आरव को समझ नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के पास खिलौने क्यों होते हैं और उसके पास सिर्फ टूटी हुई चप्पल और फटी कमीज क्यों है। वो देखता था कि गांव के अमीर बच्चे स्कूल जाते हैं नई किताबों के साथ, रंग बिरंगे बैग लेकर, और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ खेतों में जाता है, धूप में मिट्टी। रघुवीर सिंह, ये नाम पूरे इलाके में डर के साथ लिया जाता था। लोग कहते थे कि वो 50 लोगों को मार चुका है। वो एक बदमाश था, एक गुंडा था। उसके पास 3 गांवों की जमीन थी, 10 बंदूकें थीं और पुलिस भी उससे डरती थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और जब वो बोलता था तो लोगों के होश उड़ जाते थे। लेकिन आरव के लिए वो सिर्फ एक अजनबी था जिसका खून उसकी नसों में बहता था। सीता कभी कभी कहती थी, बेटा पढ़ लिख ले, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आरव समझ नहीं पाता था कि माँ क्यों रोती है जब वो रघुवीर सिंह का नाम सुनती है। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ को छोड़कर जाने वाला आदमी कितना क्रूर है। गांव के लोग कहते थे कि रघुवीर सिंह ने सीता को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसके लिए यूजफुल नहीं थी। उसके पास पैसा नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं था। वो सिर्फ एक गरीब लड़की थी जिससे उसका मन भर गया था। लोग कहते थे कि रघुवीर सिंह के लिए औरतें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स थीं, फीलिंग्स नहीं। वो उन्हें इस्तेमाल करता था और फिर फेंक देता था। आरव को यह सब बाद में पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। 10 साल का आरव बहुत चुप रहता था। वो एक ऑब्जर्वर था। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ दिन भर काम करके भी सिर्फ 2 रोटी ला पाती थी। कभी कभी तो एक ही रोटी होती थी और सीता कहती थी, बेटा मेरा पेट भरा है, तू खा ले। आरव को पता था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता था। वो देखता था कि माँ का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है, उसकी आंखें धंसती जा रही हैं। वो देखता था कि कैसे गांव के अमीर लोग उनसे बात तक नहीं करते थे। जब वो किसी के घर काम मांगने जाते थे तो लोग नाक सिकोड़ते थे, कहते थे, अरे रघुवीर सिंह की रखेल है ना, इसे काम क्यों दे। और वो ये भी देखता था कि कैसे उसका सौतेला भाई विक्रम हमेशा उसका साथ देता था। विक्रम रघुवीर सिंह का बड़ा बेटा था, लेकिन वो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। वो पुलिस में था और हमेशा आरव से कहता था, छोटू तू मुझसे भी आगे जाएगा। विक्रम की आंखें हमेशा दयालु रहती थीं, उसकी आवाज में प्यार था। वही था जो आरव को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वो महीने में एक बार आता था और हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता था, कभी किताबें, कभी कपड़े, कभी पैसे। वही था जो उसे समझाता था कि पैसा कमाना गलत नहीं है, बस गलत तरीके से कमाना गलत है। विक्रम कहता था, आरव देख, हमारा बाप गलत आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत बने। तू अच्छा आदमी बन, पढ़े लिख, लेकिन कमजोर मत बन। इस दुनिया में अच्छे आदमी को भी ताकत चाहिए। आरव को समझ नहीं आता था कि विक्रम क्यों इतनी सीरियस बातें करता है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि विक्रम को सब कुछ पता था। वो जानता था कि रघुवीर सिंह एक दिन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो जानता था कि उसके बाप के हाथ खून से रंगे हुए हैं। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। उसे खून की कमी हो गई थी। महीनों से वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी। हमेशा आरव को पहले खिलाती थी, खुद बचा हुआ खाती थी। कई बार तो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाती थी। आरव ने देखा कि कैसे उसकी माँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांपते रहते थे
चलने में भी तकलीफ होने लगी थी। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। एक कंपाउंडर था जो कहता था, हॉस्पिटल ले जाओ, यहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे चाहिए थे। एडमिशन फीस, टेस्ट्स, मेडिसिन्स, कम से कम 5,000 रुपए चाहिए थे। आरव के पास 50 रुपए भी नहीं थे। आरव रोज अपनी माँ से कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। सीता मुस्कुराती थीं और कहती थीं, हाँ बेटा, तू जरूर बनेगा, तू बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन आरव देख रहा था कि माँ की मुस्कुराहट भी कमजोर होती जा रही है। मुराद को सुनता था कि माँ दर्द से कराह रही है, लेकिन उसके सामने हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। कभी कभी वो माँ को रोते हुए भी देखता था, लेकिन जैसे ही उसे लगता था कि आरव देख रहा है, वो तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती थी। लेकिन समय नहीं था। एक रात सीता ने आरव को अपने पास बुलाया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। वो बोली, बेटा, हार मत मानना, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे पता है। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। बेटा, अपने बाप से नफरत मत करना, वो भी इंसान है, गलत इंसान है, लेकिन तू सही बनना। और फिर वो चली गई। आरव की गोद में, 10 साल के बच्चे की गोद में, उस छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ एक बच्चे का रोना गूंज रहा था। उस रात आरव ने अपनी माँ को हिलाया, माँ, उठो ना, मैं पढ़ लूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। लेकिन सीता कभी नहीं उठी। आरव के अंदर कुछ टूट गया था और कुछ जल गया था, गुस्सा, नफरत और एक जिद। वो समझ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे की वैल्यू है। अगर उसके पास पैसे होते तो उसकी माँ आज जिंदा होती। अगर उसके पास ताकत होती तो कोई उसकी माँ को मरने नहीं देता। अगले दिन सीता का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव आया था, लेकिन रघुवीर सिंह नहीं आया था। लोग कह रहे थे, अरे कम से कम अंतिम संस्कार में तो आ जाता। लेकिन आरव को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसे पता था कि वो आदमी कितना हार्टलेस है। आरव ने चिता की आग को देखा और मन में कसम खाई, मैं इस आदमी को कभी बाप नहीं मानूंगा, मैं गरीबी को मार डालूंगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा था, अगर ये बच्चा बच गया तो या तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा या बहुत खतरनाक। उस दिन किसी को नहीं पता था कि आरव दोनों बनेगा। विक्रम ने आरव को हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल था जहां गरीब बच्चे रहते थे। वहां आरव को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो कितना छोटा है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसके फटे कपड़ों का, उसकी गरीबी का। कहते थे, अरे यार, इसकी मां मर गई है, इसके पास कुछ नहीं है। कोई कहता था, इसके बाप ने इसे छोड़ दिया है। लेकिन आरव चुप रहता था। विक्रम ने उसे सिखाया था, शोर कमजोर लोग करते हैं। हॉस्टल में खाना भी बहुत बुरा था। दाल में पानी ज्यादा होता था, रोटी अक्सर बासी होती थी, सब्जी में नमक कम होता था और कभी-कभी तो सिर्फ आलू का पानी मिलता था। लेकिन आरव को कोई शिकायत नहीं थी। उसे याद था कि घर में कभी-कभी खाना ही नहीं मिलता था। वो रात को सोचता था, माँ, अब मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा और कभी किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। 12 साल की उम्र में आरव ने पुराने अखबार और बोतलें बेचना शुरू किया। वो हॉस्टल के आसपास जाकर रद्दी कलेक्ट करता था। सुबह स्कूल जाने से पहले, शाम को वापस आने के बाद महीने में 50 रुपए कमाता था। ये बहुत कम था, लेकिन आरव के लिए ये बहुत था। पहली बार जब उसके हाथ में पैसे आए तो उसने सोचा, माँ, पैसे बुरे नहीं होते, बुरे वो लोग होते हैं जो उन्हें गलत कमाते हैं। उसने अपने पहले कमाए गए पैसों से एक डायरी खरीदी। उसमें वो अपने गोल्स लिखता था, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी माँ का बदला लूंगा, मैं गरीबी को हराऊंगा। आरव पढ़ाई में तेज था, खासकर गणित में बहुत अच्छा था। उसे समझ आ गया था कि नंबर्स की पावर क्या होती है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स में कोई भावना नहीं होती। टीचर्स कहते थे कि ये लड़का कुछ अलग है, इसमें कुछ बात है। लेकिन आरव को पता था कि टैलेंट काफी नहीं है, उसे हार्ड वर्क करना होगा। वो रात को जब दूसरे बच्चे सोते थे तब भी पढ़ता रहता था, एक मोमबत्ती जलाकर, कभी-कभी दूसरों के रूम की लाइट में। 15 साल की उम्र में वो स्कूल जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था। उसका स्केड्यूल बहुत टाइट था। सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना, रात को अपनी पढ़ाई करना। कभी-कभी तो रात के 2 बजे तक जागता था। लेकिन उसका सिर्फ एक गोल था, अमीर बनना, ताकत हासिल करना।
वो जानता था कि इस दुनिया में रिस्पेक्ट सिर्फ पैसे से मिलती है। 17 साल की उम्र में आरव भोपाल चला गया। ये उसके लिए एक बड़ा स्टेप था। पहली बार वो अपने गांव से इतनी दूर जा रहा था। भोपाल में उसने देखा कि शहर कितना अलग है। यहाँ लाइट्स हैं, कार्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मोबाइल फोन्स रखते हैं। लेकिन यहाँ भी गरीबी है। सड़कों पर बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। वहां उसने देखा कि कैसे खाना बर्बाद होता है। होटलों में, शादी विवाह में, पार्टीज में लोग प्लेट भर भर कर खाना लेते हैं, फिर आधा छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ लोग भूखे सोते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये कैसी दुनिया है जहां एक तरफ खाना फेंका जा रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। उसे अपनी मां की याद आई, जो कभी कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी। उसने रोटी बैंक शुरू किया। एक सिंपल आइडिया था, बचा हुआ खाना कलेक्ट करके जरूरतमंदों तक पहुंचाना। शुरुआत में बहुत मुश्किल था। होटल वाले कहते थे, अरे भाई, समय क्या फायदा है इसमें। वेडिंग प्लानर्स कहते थे, ये सब झंझट है। कुछ लोग कहते थे, बासी खाना कौन खाएगा। लेकिन आरव हार नहीं मानता था। वो समझाता था, देखिए सर, आपका खाना वेस्ट हो रहा है, कम से कम किसी के काम तो आ जाए। वो रोज रोज जाता था, बार बार समझाता था। धीरे धीरे लोग समझने लगे। पहले महीने में उसने 300 लोगों को खाना खिलाया। ये एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन आरव के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जब उसने देखा कि भूखे बच्चे खुश होकर खाना खा रहे हैं, तो उसे लगा कि उसकी मां की आत्मा को शांति मिली होगी। लेकिन आरव को समझ आ गया था कि सिर्फ चैरिटी से काम नहीं चलेगा। उसने सोचा, भावनाओं में व्यापार नहीं चलता। उसने रोटी बैंक को एक बिजनेस मॉडल बनाया। रेस्टोरेंट्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे फूड डोनेशन के लिए, एनजीओज को फंडिंग मिलती थी और गरीब लोगों को खाना मिलता था। सबका फायदा। आरव ने सीखा था कि मुनाफा और मानवता साथ चल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन था जो उसकी पूरी जिंदगी को शेप करने वाला था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और तूफान आया। विक्रम की मौत, फेक इनकाउंटर में। आरव को फोन पे खबर मिली। वो उस समय कॉलेज में था। जब उसने सुना कि विक्रम मर गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, उसका गाइड था, उसका बड़ा भाई था। वो एक ही आदमी था जो उसे समझता था। बाद में आरव को पता चला कि विक्रम पुलिस इन्फॉर्मर था। वो रघुबीर सिंह के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉर्डिंग्स थीं, फोटोज थीं। वो चाहता था कि उसका बाप जेल जाए। लेकिन रघुबीर सिंह को पता चल गया था और उसने अपने ही बेटे को मरवा दिया था। अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके फेक इनकाउंटर अरेंज किया था। यह सुनकर आरव के अंदर की आग और भड़क गए। उस दिन आरव ने कहा था, अब मैं रुकूंगा नहीं। उसका पर्सनल वेंडेटा अब एक स्ट्रेटेजिक फाइट बन गया था। वो समझ गया था कि सिर्फ इमोशन से कुछ नहीं होगा, उसे सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए था। उसे टेक्नोलॉजी की पावर चाहिए थी। उसने रोटी बैंक को ए चेन सॉल्यूशंस में ट्रांसफॉर्म किया, एक डेटा ड्रिवन टेक प्लेटफॉर्म जो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करता था, लेकिन साथ ही साथ करप्शन के पैटर्न्स भी ट्रैक करता था। यह एक जीनियस मूव था। जियोटेलो देखने में ये एक नॉर्मल टेक कंपनी थी जो बिजनेसेस को हेल्प करती थी, लेकिन अंदर से ये एक पावरफुल टूल थी जो करप्शन को एक्सपोज कर सकती थी। आरव ने समझा था कि आज के जमाने में डेटा ही सबसे बड़ी पावर है। जो डेटा को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। 22 साल की उम्र में आरव को अपनी पहली फंडिंग मिली, 10 करोड़ रुपए। इन्वेस्टर्स को लगा था कि ये लड़का कुछ अलग है, उसके पास विजन है, पैशन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जीक्यूशन स्किल्स है। वो सिर्फ बात नहीं करता था, काम भी करता था। 3 साल में ए चेन सॉल्यूशंस 12 स्टेट्स में फैल गया। आरव अब सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो एक मिशन पर था। उसके प्लेटफॉर्म का डेटा बहुत वैल्यूबल था। सप्लाई चेन में कहाँ लीकेज हो रही है, कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, मनी कैसे फ्लो हो रहा है, सब कुछ क्लियर था। हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था, हर मूवमेंट ट्रैक होती थी। आरव ने डीएसपी शेखावत से कांटेक्ट किया। शेखावत एक ऑनेस्ट ऑफिसर था जो करप्शन के खिलाफ फाइट कर रहा था। आरव ने उसे अपना डेटा शेयर किया। रघुवीर सिंह के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रक ट्रैफिकिंग, मर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड ग्रैबिंग, सब कुछ। आरव के डेटा से पता चला कि रघुवीर सिंह के पास 50 करोड़ रुपीस की इलीगल प्रॉपर्टी है। उसके बैंक अकाउंट्स में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। उसके फोन रिकॉर्ड्स में क्रिमिनल कॉन्टैक्ट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस हैं। हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी, हर प्रूफ सॉलिड था। आरव ने अपने कंपनी के डेटा को पुलिस के साथ शेयर किया, लीगली, ट्रांसपेरेंटली।
उसने कहा, मैं सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, बाकी आप देखिए। ये बहुत स्मार्ट मूव था। आरव डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसका डेटा केस को स्ट्रांग बना रहा था। वो जानता था कि रिवेंज और जस्टिस में फर्क होता है। जब रघुवीर सिंह गिरफ्तार हुआ तो पूरा इलाका हैरान था। लोग कह रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है? रघुवीर सिंह को कौन टच कर सकता है? लेकिन आरव जानता था कि टेक्नोलॉजी की पावर क्या होती है। डेटा के सामने कोई भी पावरफुल पर्सन छुप नहीं सकता। ट्रूथ हमेशा बाहर आती है, बस सही टाइम और सही मेथड चाहिए। कोर्ट में जब आरव ने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी तो पूरा कोर्ट रूम साइलेंट था। एक बेटा अपने बाप के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ जस्टिस था। उसने कहा, माय लॉर्ड, ये आदमी मेरा बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन उसने कभी फादर का रोल प्ले नहीं किया। उसने मेरी मां को छोड़ा, मेरे भाई को मारा और सोसाइटी को करप्ट किया। मैं सिर्फ ट्रूथ बोल रहा हूं। जज ने कहा था, यह केस सिर्फ जस्टिस के बारे में नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के बारे में है। यह प्रूव करता है कि ब्लड रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज होती हैं। रघुवीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली। सभी चार्जेस में गिल्टी पाया गया। मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, सब कुछ। उस दिन आरव को लगा कि उसकी मां और विक्रम को न्याय मिल गया है, लेकिन अब उसके पास एक और जिम्मेदारी थी। ए चेन सॉल्यूशंस अब $1 अरब की कंपनी बन गई थी। आरव अरबपति था, लेकिन उसे याद था विक्रम की बात। आरव, हमारा बाप गलत आदमी है, लेकिन तू गलत मत बनना। आरव ने ए चेन फाउंडेशन शुरू किया। ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। अपने गांव धूपगढ़ में एक फ्री हॉस्पिटल बनवाया। 50 बेड का हॉस्पिटल था, जहां सभी ट्रीटमेंट्स फ्री थे। मॉडर्न इक्विपमेंट थी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, आईसीयू था, ऑपरेशन थिएटर था। वो हॉस्पिटल जो इसकी मां को नहीं मिला था, अब हर गरीब को मिल रहा था। एक स्कूल भी बनवाया। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जहां गरीब बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन पा सकते थे। स्मार्ट क्लासेस थीं, कंप्यूटर लैब था, लाइब्रेरी थी। विक्रम के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की। हर साल 50 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप मिलती थी। आरव चाहता था कि कोई भी बच्चा पॉवर्टी की वजह से अपने ड्रीम्स को छोड़ना ना पड़े। वो जानता था कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास पावर आती है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आरव ने अपनी वेल्थ का सही इस्तेमाल किया। उसने प्रूव किया कि रिच होना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप अपनी रिचनेस का गलत इस्तेमाल करें। आज जब आरव अपने गांव जाता है तो वो उसी जगह खड़ा होता है जहां कभी उसकी मां की झोपड़ी थी। अब वहां एक ब्यूटीफुल गार्डन है, सीता मेमोरियल गार्डन, फूलों से भरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ। वो अपनी मां से कहता है, मां, मैंने वादा पूरा किया, गरीबी को हराया और सबसे बड़ी बात, मैं इंसान बना रहा। उसे लगता है कि मां की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही। आरव की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक प्रूफ है कि हेट्रेड को लव में, पेन को पर्पस में और स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। ये कहानी हर उस बच्चे के लिए है जो सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है। आरव ने साबित किया कि जब आपके पास सिर्फ ड्रीम्स हो तो वो सबसे पावरफुल वेपन होते हैं। गांव के लोग अब कहते हैं, झोपड़ी में पैदा हुआ था लेकिन दुनिया बदल दी। आरव मुस्कुराता है, उसे पता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत से आरव हैं जो अपनी मां को खो रहे हैं। अभी बहुत से विक्रम हैं जो सच के लिए लड़ रहे हैं। और अभी बहुत से रघुवीर सिंह हैं जिन्हें न्याय के सामने झुकना होगा। आरव का ए चेन सॉल्यूशंस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक होप है, एक प्रूफ है कि चेंज पॉसिबल है। जब आप अपने पेन को पर्पस बना देते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप पूरी दुनिया बदल देते हैं। आरव ने यह प्रूव कर दिया है कि सर्कमस्टेंसेस आपको डिफाइन नहीं करती, आपके चॉइसेस आपको डिफाइन करती हैं। और यही है आरव की असली जीत। वो अरबपति बना लेकिन इंसान बना रहा। उसने अपने बाप को सजा दिलवाई लेकिन बदला नहीं लिया। उसने सिस्टम को बदला लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई। यही है रियल सक्सेस, यही है रियल पावर। जब आप अपनी सक्सेस को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी जब कोई बच्चा धूपगढ़ में पैदा होता है तो बुजुर्ग कहते हैं, देखना ये भी आरव बन सकता है। और यही है आरव की सबसे बड़ी लेगेसी, होप, इंस्पिरेशन और ये बिलीफ कि कोई भी इंसान अपनी सर्कमस्टेंसेस से बड़ा हो सकता है। आरव ने साबित कर दिया है कि गरीबी एक कर्स नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, विजन है और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं।